गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस करंट अफेयर्स में। आज 5 अक्टूबर 2023 है, तो चलिए अपने इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कॉलिन आर डेविस का एक स्टेटमेंट है, द रोड टू सक्सेस एंड द रोड टू फेल्योर आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम। मतलब वो रास्ता जिससे आपको सफलता मिलेगी और वो रास्ता जिस पर आपको असफलता मिलती है लगभग एक जैसे ही होते हैं। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में हैं तो यहां पर हो सकता है कि आपको कई बार ऐसा मौका मिले जब आपको सक्सेस ना मिले, लेकिन आपको समझना होगा कि तैयारी करने का यही तरीका अल्टीमेटली आपको सक्सेस दिलवाने वाला है। सो द पाथ आर सेम, आपको बस उस रास्ते पर और बेहतर तरीके से और बढ़िया से चलना है। तो कॉलिन आर डेविस की ये लाइन याद रखिए और अपनी तैयारी में अपनी पढ़ाई में जुटे रहिए। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और इन आर्टिकल्स पर आगे चलने से पहले हम देखेंगे कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने आज क्या हेडलाइंस पे पब्लिश किया है। द हिंदू ये जो है, यहां पर एक तो आर्टिकल जो अभी ग्लेशियर लेक बर्स्ट आया है सिक्किम में, जहां पर हमारे 22 आर्मी पर्सनल मिसिंग हैं और अभी तक टोटल 7 लोगों की जान जा चुकी है, उसके बारे में है। इसके साइड में ये जो आर्टिकल है वो ये बताता है कि एलपीजी जो सब्सिडी थी उसे 200 रुपए से बढ़ा के 300 रुपए कर दिया गया है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा एक आर्टिकल है जहां पे एलपीजी सब्सिडी बढ़ाने की बात की गई है, इसको ऐसे ही जानते रहिए। यहां पे देखिए केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज मिला है दैट इज अबाउट क्वांटम डॉट्स, उसके बारे में एक आर्टिकल यहां पे फ्रंट पेज पर ही पब्लिश किया गया है। तो ये जो नोबेल प्राइज दिया गया है क्वांटम डॉट्स के ऊपर, इसको तो हम विस्तार से डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल के फॉर्म में। यहां पर सबसे पहले तो मैं इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेता हूं कि सिक्किम में जो फ्लैश फ्लड आया हुआ है तीस्ता रिवर में, ये कैसे और क्यों आया, और इसमें जो एट्रोसिटीज अभी हमें देखने को मिल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, वी कांट से दैट एट्रोसिटीज, वो क्यों आई हैं। सबसे पहले आप मैप में लोकेशन देखो तो आपको यहाँ पर ये पूरा रिवर सिस्टम दिख रहा है। ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये है गंगा नदी, और यहाँ पर देखो ये तीस्ता नदी है जो यहाँ से बहते हुए आती है और मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा में। जो तीस्ता नदी है वो बिल्कुल नदन पार्ट जो सिक्किम का है वहां से ओरिजिनेट होती है और पूरे सिक्किम से होते हुए ये यहाँ पर इसके बाद एंटर करती है बांग्लादेश में। तो अगर आप यहाँ पर मैप की लोकेशन को देखोगे तो पूरा मामला कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, ये सिक्किम का पूरा एरिया आपको एज स्टेट दिख रहा है। यहाँ पर जो येलो कलर का स्पॉट है, इसी चीज को यहाँ पर जूम किया गया है। तो जब आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पे एक नदन लोनाक ग्लेशियर है, ठीक है, और एक सदन लोनाक ग्लेशियर है। इन ग्लेशियर्स में से जो पानी है वो निकलता है और आता है इस लेक में, ठीक है, और यहां से जो रिवर है उसको पानी मिलता है। अचानक से हम देखते ये हैं कि ये पूरा हिमालयन रीजन है, ये पूरा हिमालयन रीजन है। यहाँ पर काफी लंबे समय से बहुत बारिश हो रही थी, और उस बारिश होने के चलते अचानक से इस लेक में जो वाटर का लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ गया, और पानी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ने की वजह से जो रिवर है तीस्ता रिवर, उसमें वाटर का जो फ्लो है, पानी का जो फ्लो है वो बहुत ही अचानक से बढ़ गया। और जब पानी का फ्लो बढ़ा तो यहां से ये जो पानी का फ्लो बढ़ता है वो अचानक से ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है सानब्रुक का, इस पूरे हिस्से में बहुत तेजी से एक फ्लैश फ्लड की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। और जो फ्लैश फ्लड की सिचुएशन यहां पर इस पूरे हिस्से में क्रिएट होती है, उसकी वजह से आगे जो पानी बहुत तेजी से बहता है वो वाटर टेबल को 10 से 12 फीट तक बढ़ा देता है। और ये जो वाटर टेबल बहुत तेजी से बढ़ा, उसने जो फ्लैश फ्लड की सिचुएशन क्रिएट की, उसमें एक आर्मी व्हीकल जो इस्टेब्लिशमेंट के पास में खड़ी थी, कुछ सोल्जर्स उसमें थे, वो बह जाता है। और एक जो रोड है, नेशनल हाईवे है, वो भी बुरी तरीके से प्रभावित होता है। कई सारे जो टूरिस्ट हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं, और हमारे 22 आर्मी पर्सनल्स हैं वो अभी भी मिसिंग हैं। तो जो साउथ लोनाक लेक है, ये जो मैंने आपको मैप में यहां पे दिखाया हुआ है, ये जो पूरा लोनाक ग्लेशियर की वजह से बनने वाला जो लेक है, इस लेक में फ्लैश फ्लड आने की वजह से ये पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई, और जो पानी है वो सडनली तीस्ता रिवर में फ्लो होने लगा। अब इस फ्लैश फ्लड के रीजंस में अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। एक तो ये है कि काफी लंबे समय से वहां काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। दूसरा, अगर हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी की बात करें तो उनका ये कहना है कि मे बी कोई एक एवलांश आया हो, यानी कि जो एक तूफान होता है, बर्फीला तूफान, उसकी वजह से अचानक से उस लेक का वाटर टेबल बढ़ गया हो, जिसकी वजह से ये फ्लैश फ्लड की सिचुएशन बनी है, और ये पूरी प्रॉब्लम यहाँ पर जनरेट हुई है, जिसमें 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो ये तो पूरा आर्टिकल इस बारे में हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यूल फाइंड आउट कि यहां पर एक ये पूरा आर्टिकल है। चलिए इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस में यहां पर जो फ्रंट पेज पर आर्टिकल है वो तो यही है कि जो संजय सिंह, आपके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको अभी अरेस्ट किया है ईडी ने एक्साइज पॉलिसी केस में। अब इस आर्टिकल को आपको बहुत एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए, इसी पेज को आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये पूरा आर्टिकल आपको मिल जाएगा
कि किस तरीके से जो 3 यहाँ पर जो FIR है ईडी ने जो अभी ड्रॉ किया था न्यूज़ क्लिक्स नाम की एक वेबसाइट के ऊपर, जहां पर उसका एक चाइनीज कनेक्शन देखा जा रहा है। उसमें जो भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनकी कस्टडी को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जो न्यूज़ क्लिक का मामला है राइट नाउ वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। जो न्यूज़ क्लिक एक ऑनलाइन पोर्टल है, न्यूज़ क्लिक ये जो ऑनलाइन पोर्टल है इसके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि ये चाइना से फंडिंग लेकर जो एंटी इंडिया न्यूज़ आउटलेट्स हैं या एंटी इंडिया जो न्यूज़ है उसको पब्लिश करके इंडिया में वायलेंस को इंसाइट करने की कोशिश कर रहे थे। तो न्यूज़ क्लिक के ऊपर जब इनके 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया तो इस बारे में काफ़ी विवाद बढ़ के आया है। USA से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अपहेल्ड करते हैं। अब देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मामला यहाँ ठीक है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि इस पूरे मामले में एक्चुअली में जो वॉशिंगटन USA का जो एक प्राइम न्यूज़पेपर है वही इस बारे में काफ़ी लंबे समय से इंफॉर्मेशन रिवील करता रहा है कि इंडिया के कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जो चाइना से कनेक्शन रखते हैं और उसी कनेक्शन की वजह से इन लोगों ने इंडिया में कई बार एंटी इंडिया न्यूज़ को प्रमोट करने की कोशिश की। अब यहाँ पे जो इनके प्रमोटर्स हैं जो इस न्यूज़पेपर को रन कर रहे हैं उनके ऊपर एक आरोप और भी लगा है, जैसे कि इनकी काफ़ी गहरी दोस्ती रही है गौतम नवलाखा के साथ। अब देखिए, जो गौतम नवलाखा का यहां पर मामला है, अगर आप लोगों को पहले कभी भीमा कोरेगांव घटना के बारे में पता हो तो गौतम नवलाखा वही एक पर्सन है जिन्होंने बहुत इंसाइटमेंट वाली न्यूज़ वगैरह को पब्लिश करा था, एक स्पीचेस वगैरह दी थी, जिसकी वजह से भीमा कोरेगांव की घटना हुई थी और वहां पर अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला था और ये जो वायलेंस हुआ था उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। बाद में ये कनेक्शन बिल्ड किया गया कि गौतम नवलाखा को काफ़ी ज़्यादा फंड्स या पैसे मिले हुए थे, कहाँ से? चाइना से। मॉइस्ट फंडिंग की वजह से ही ये पूरा मामला काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग रहा। 7 दिनों की कस्टडी में अभी इन लोगों को ले लिया गया है। UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये पूरा मामला टेरर फंडिंग के केस में बुक किया गया है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो पूरा मामला निकल के आ रहा है वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज का है। तो अगर इस तरीके के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो इस तरीके की एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व रहते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये जो पूरा मामला है इसे हम हाईलाइट कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो ये तो पूरा मामला इस पूरे मुद्दे पर रहा। इस पर थोड़ी बहुत चर्चा कल भी हुई थी और थोड़ी बहुत बातें हमने आज कर ली हैं। द हिंदू में ही देखिए, यहाँ पर ये न्यूज़पेपर पब्लिश करता है केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ को, जो कि क्वांटम डॉट्स के ऊपर दिया गया है। क्वांटम डॉट्स क्या हैं और ये नोबेल प्राइज़ किस पर्सपेक्टिव से दिया गया है? इसमें देखिए 3 लोगों को ज्वाइंटली ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है, जिसमें पहले तो हैं एलेक्सी एकिमोव, दूसरे लुई ब्रूस और तीसरे हैं मोंगी बवेंडी। इन लोगों ने क्वांटम डॉट्स के ऊपर जो काम किया, जिसमें बहुत छोटे क्रिस्टल्स डेवलप किए गए लैब में, जिनका इस्तेमाल बहुत तरीके से किया जा रहा है, उसी के ऊपर इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। आप लोगों ने कभी ये सोचा कि आज जब आप LED टीवी में देखते हैं तो आपको कितना साफ और कलरफुल देखने को मिलता है? ऐसा पहले के टेलीविजन्स में नहीं था। टेलीविजन्स का ये जो पूरा रिवोल्यूशन आपने देखा है वो तो सब आपके सामने हुआ है। क्या आपके ख्याल में कभी भी ये आया कि आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिसकी वजह से HD, अल्ट्रा HD क्वालिटी के जो रिफ्लेक्शंस हैं वो आपको इन टेलीविजन्स में देखने को मिलते हैं? एक्चुअली में ये क्वांटम डॉट्स की वजह से ही होते हैं। इससे एक बात तो समझ में आ गई कि क्वांटम डॉट्स की जो डिस्कवरी है ये कोई बहुत नई डिस्कवरी नहीं है, बल्कि इसके ऊपर काफ़ी लंबे समय से काम होता रहा है। अब तो मामला सिर्फ इतना है कि इसे हाईलाइट कर दिया गया और जो स्वीडिश एकेडमी है उसने इसके लिए नोबेल प्राइज़ ग्रांट कर दिया है। अब देखिए, इस पूरे मामले को आप यहाँ पे समझिए कि 2023 का नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को दिया गया है, मोंगी जी बेवेंडी, लुई ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव। इन्होंने क्वांटम डॉट्स को सिंथेसाइज किया, यानी कि इसको लैब में बनाया। और लैब में बनाने का मतलब क्या है कि देखिए, अर्ली 1980s में लुई ब्रॉस और एलेक्सी एकिमोव ने क्वांटम डॉट्स को क्रिएट करने में सक्सेस अवेल की। क्वांटम जो पार्टिकल्स होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो कि नैनो जो मीटर का लेवल होता है उसकी लेवल पे जाकर क्रिएट किए जाते हैं। बहुत ही छोटे डॉट्स होते हैं, ये नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं, जो कि अपने आप में क्वांटम इफेक्ट रखते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको नॉर्मल सब एटॉमिक पार्टिकल्स में देखने को नहीं मिलेगा। 1993 में केमिस्ट्री की एक बहुत ही बढ़िया जो जानकार हैं, केमिस्ट्री के जो जानकार हैं मोंगी बवेंडी, उन्होंने इस पूरे मेथड को और ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज कर दिया जब क्वांटम डॉट्स को और स्पेसिफिक तरीके से जनरेट किया जाने लगा और उनकी क्वालिटी को बहुत ही बेहतर तरीके से बढ़ा दिया गया। तो नेटवर्क के फील्ड में ये जो क्वांटम डॉट्स थे, इनके कई तरीके के एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे इनका साइज
कम या ज़्यादा हो सकता है। और ये अपनी साइज के हिसाब से जब इनके ऊपर यूवी रेस को डाला जाता है तो रिफ्लेक्शन जनरेट करते हैं। जैसे कि अगर ये 2 नैनोमीटर के हैं तो ये पॉसिबल है कि लाइट ग्रीन लाइट निकालें। 2.5 नैनोमीटर के होंगे तो डार्क ग्रीन, 3 नैनोमीटर के होंगे तो ये लाइट, उसके बाद जब इनका साइज बढ़ता जाएगा तो इनका लाइट बढ़ता जाएगा। अब जब हम इसकी प्लेटिंग कर देते हैं किसी भी एलईडी टीवी में तो ये जो कलर्स का रिफ्लेक्शन देते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइज वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक, बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है और इसी की मदद से आप अल्ट्रा एचडी क्वालिटी का जो टेलीविज़न है वो देख पाते हैं। तो ये सब नैनो डॉट्स की वजह से है, क्वांटम डॉट्स की वजह से है। तो जो क्वांटम डॉट्स होते हैं वो मैन मेड नैनो स्केल के क्रिस्टल्स हैं जिनका यूनिक ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी होता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताया कि ये अपने साइज के हिसाब से कलर्स रिफ्लेक्ट करते हैं और इसी वजह से एलईडी टीवीज में सैमसंग और एलजी जैसी जो कंपनीज हैं वो इसका बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते आ रहे हैं। मतलब 2015 के बाद से तो टेलीविजन में ये जो क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द क्वांटम डॉट्स और इसे ही डेवलप करने का श्रेय इन तीनों लोगों को जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं और लाइट को अलग अलग कलर्स में कैसे एमिट करते हैं, यही इनका स्पेसिफिकेशन है। इन्हें आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है और ये एक सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स हैं। सेमीकंडक्टर का मतलब आप जानते हो, एक कंडक्टर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, एक इंसुलेटर्स होते हैं जो पास नहीं करने देते हैं और जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो कुछ रेजिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं। तो इनका अपना एक पोटेंशियल एप्लीकेशन होता है। पोटेंशियल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो कंपोजिट्स यानी कि दो डिफरेंट प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल कि अगर कंपाउंड्स आप जोड़ते हो तो उन्हें कंपोजिट कहते हैं। यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर सेल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल लेबलिंग की जाती है किसी भी चमकदार आइटम के साथ तो उसमें भी क्वांटम डॉट्स यूज हो सकते हैं। डिस्प्लेज यानी कि टेलीविजन सेट्स में इसका इस्तेमाल तो 2015 के बाद से होता आ रहा है। लाइटिंग और मेडिकल इमेजिंग में भी किसी भी चीज को हमें इमेज करना है, जैसे मान लीजिए सब एटॉमिक लेवल पे जाके हमें किसी ऑर्गन को देखना है तो वहां पे भी क्वांटम डॉट्स यूज हो सकते हैं। क्वांटम डॉट्स सेमीकंडक्टर के नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में पहली बार तो 1970s में थ्योराइज किए गए थे। हालांकि इनका सिंथेसिस 1980s में किया जाता है और उसके बाद से इसके ऊपर काफी काम हुआ है। ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं इसलिए क्वांटम इफेक्ट दिखाते हैं और स्पेसिफिकली जो इनके अंदर फ्लोरेसेंस यानी कि चमकने की कैपेबिलिटी है, ये अपनी वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग कलर एमिट करते हैं और ये इन्हें काफी खास बना देता है। अगर हम इन पार्टिकल्स के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम अपने मन मुताबिक कलर भी निकाल सकते हैं और जो आज हो भी रहा है। तो ये देखिए वही चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि इनका जैसे जैसे साइज आप बढ़ाते जाओगे इनका कलर कॉम्पोजिशन बढ़ता जाता है। तो इसे लैब में बनाना एक रिवोल्यूशनरी पार्ट था। आने वाले समय में इसका इस्तेमाल क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाने में किया जा सकता है और भी कई तरीके के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, मेडिकल फील्ड में क्वांटम डॉट्स के एप्लीकेशन को अभी पोटेंशियली देखा जा रहा है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो मालवेयर लुआ ड्रीम के बारे में है। सर्ट-इन जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है उन्होंने अलर्ट जारी किया है कि एक इंफॉर्मेशन चुराने वाला मालवेयर लुआ ड्रीम एक्टिव है, आप सावधान रहें। ये एक मल्टी कंपोनेंट बैकडोर मालवेयर है जो आपकी सिस्टम में एंटर करते ही जो आपका डेटा है उसे चुरा लेगा और आपके सारे जो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं उनको ब्रीच कर देगा। ये जो मालवेयर है ये एक अननोन एक्टर्स के थ्रू भेजा जा रहा है जो खुद को सैंडमैन कहता है। ये जैसे ही आपके कंप्यूटर सिस्टम पे एंटर करेगा आईपी एड्रेस को हाईजैक कर लेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंफॉर्मेशन को चुरा लेगा। अभी तक तो ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को हिट कर रहा है मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप और साउथ एशिया में इंक्लूडिंग इंडिया। ये लोग करते क्या है, सबसे पहले तो खुद को लो प्रोफाइल रखेंगे, अचानक से बहुत हैवी अटैक नहीं करेंगे। लो प्रोफाइल रखने का इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपका ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडेंशियल है उसे सबसे पहले चुराएंगे। इसे पास दी हैश सिस्टम कहा जाता है। पास दी हैश सिस्टम का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हैश का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे जब आप अपना कोई मान लीजिए आपने एक लॉगिन आईडी बनाया जो आपका जीमेल है और उसके बाद आपका एक पासवर्ड है। तो पासवर्ड सपोज करिए कि आपका वेलकम है, वेलकम आपका पासवर्ड है, लेकिन आपका सिस्टम उसे वेलकम WELCOM के फॉर्म में नहीं स्टोर करेगा वेलकम को, बल्कि वो WELCOME की बजाय कुछ नंबर्स जनरेट कर लेगा, 1 2 3 4 ऐसे सिस्टम में वो कुछ एक नंबर में जनरेट होगा। उसमें कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, डॉलर हो सकता है, ऐसे वो कैरेक्टर्स जनरेट कर लेगा। इसे ही कहा जाता है हैश। तो सिस्टम में जो आपका पासवर्ड सेव होता है वो हैश के फॉर्म में सेव होता है और ये लोग इसी हैश को चुरा लेते हैं। इसे डिकोड करना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन ये लोग बड़े एडवांस होते हैं। ये इस हैश को डिकोड करके जो आपका ये पासवर्ड है उसको जनरेट कर लेते हैं और उसके बाद ये मल्टीपल टाइम प्लग इन करके डेटा को चुरा लेंगे। फाइनेंशियल जो आपका लॉस है वो क्रिएट करेंगे, आपके जो डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड है उनको भी चुरा लेंगे और पूरे सिस्टम की फंक्शन को डिस्टर्ब कर देंगे। ये बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं तो कई बार तो ये आपके पूरे सिस्टम को बहुत लंबे समय तक हैक करके रखते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो सावधान रहना चाहिए हमें ऐसे किसी भी सिस्टम में होने वाले ग्लिचेस से। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो ट्रॉन्टुला के बारे में है।
टॉरंटुला जो कि एक तरीके का स्पाइडर है, वो थ्रेट फेस कर रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। एफर्ट्स करने की जरूरत है एज पर द एनवायरमेंटलिस्ट, क्योंकि जो बहुत ही कम जाने वाली टॉरंटुला की एक प्रजाति है जो एंडेमिक है वेस्टर्न घाट की। एंडेमिक होने का मतलब यह है कि प्रजाति वहीं पाई जाती है, आपको बहुत सारी जगहों पर ये जानने को नहीं मिलेगी। पेट ट्रेड की वजह से भी इनकी जान जा रही है और इनकी संख्या कम हो रही है। ये जो नीलगिरी का पूरा इलाका है हमारा वेस्टर्न घाट का, वहां पर दिखते हैं इल्यूसिव है। इल्यूसिव का मतलब यह है कि जल्दी देखने को नहीं आते, अपने आराम से चुपचाप अपने घर में रहते हैं, किसी की टेंशन नहीं लेते हैं, बार बार जाके ऐसे उछल उछल के आपके ऊपर गिरते नहीं कि देखो भाई मैं हूं, नहीं, शांति से अपने घर में रहते हैं। इसका नाम है हैप्लोक्लास्ट, हैप्लोक्लास्टस यू कैन से। हैप्लोक्लास्टस ये प्रजाति है जिसका नाम है। वैसे तो देखो जो टेरेंटुला है उसकी कई सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो हैप्लोक्लास्टस की बात कर रहे हैं। ये वेनोमिनस है। वेनोमिनस मतलब कि अगर नजदीक आया और काट लिया तो फिर समझो नुकसान होगा, जहर होता है इनके पास। इनका इलीगल ट्रेड होता है, लोग इनको पकड़ के ले जाते हैं और कई बार पेट बना लेते हैं। इससे खतरनाक जीव को भी पेट बनाते हैं तो जान को तो खतरा रहेगा। खैर, इनके ऊपर कुछ खास स्टडी नहीं हुई है क्योंकि ये चुपचाप अपने घर में रहते हैं, तो कोई इनको ऊपर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। सेमी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है नीलगिरी माउंटेन का, वहां पर ये पहले पाए जाते थे, बट अब संख्या काफी कम हो गई है। बोरोइंग स्पाइडर है, जमीन में ऐसे ऐसे गड्ढा खोदता है और वहीं पे रहता है। क्लाइमेट चेंज, इनका हैबिटेट खत्म होना और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा यूज होना, इसकी वजह से इनकी संख्या कम हो रही है और ये IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है। मतलब इनकी ओर अब तो ध्यान देना ही होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इम्यूनिटी के बारे में है, जो कि किसी पर्सन को हाउस के विद इन मिलती है। यहां पे देखिए इम्यूनिटी का मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस की जो एक बेंच है, उसने वेडनेसडे को यह बोला कि वो इस मामले को पूरे देखेंगे कि कोई भी लॉ मेकर अगर किसी क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व है तो क्या विद इन हाउस उसे इम्यूनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब मैं आपको पूरा मामला बताता हूं। देखिए पूरा मामला क्या है। कहानी बड़ी पुरानी है। कहानी पुरानी ऐसे है, आप यहां से समझो कि 1991 में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आए। 1993 में उनके अगेंस्ट में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, और ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी हुआ करती थी JMM, उसके द्वारा लाया गया था। इसके उस समय चीफ हुआ करते थे शिबू सोरेन। इनका नाम हुआ करता था शिबू सोरेन। तो जो शिबू सोरेन थे उन्होंने इसको लीड किया था। एट द सेम टाइम एक और पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था जनता दल, और जनता दल के जो उस समय चीफ हुआ करते थे उनका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह का भी इसमें नाम था, अजीत सिंह का भी इसमें नाम था। उस समय आरोप यह आया कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया तो शिबू सोरेन और अजीत सिंह को कांग्रेस की ओर से पैसे दिए गए कि वो लोग कांग्रेस के अगेंस्ट में वोट ना करें, जिसकी वजह से जो कांग्रेस की सरकार है वो गिरे ना। खैर, कांग्रेस की सरकार गिरी भी नहीं, और कहा जाता है अजीत सिंह ने पैसे लेने के बावजूद कांग्रेस के फेवर में वोट किया भी नहीं था। लेकिन ये पूरा मामला 1996 में कोर्ट के सामने गया। जब ये कोर्ट के सामने गया तो अजीत सिंह ने ये बोला कि देखो मैंने पैसे भले ही लिए थे, लेकिन मैंने उसके अकॉर्डिंग वोट तो किया नहीं था, और दूसरा कि हाउस के विद इन मैं क्या करता हूं, ये मेरा राइट है, इसकी मुझे इम्यूनिटी मिली हुई है, तो मेरे खिलाफ कोई सजा का प्रावधान नहीं आ सकता। तो जब 1998 में इस पूरे मामले में जजमेंट आया तो ये बोला गया कि ठीक है भाई, जो लेजिस्लेटर्स होते हैं उनको इम्यूनिटी होती है, आप सजा नहीं दे सकते। स्पेसिफिकली तब जब उन्होंने पैसे लेने के बावजूद वो काम किया ना हो जिसके लिए उन्होंने पैसे लिए थे, बट करप्शन का मामला तो है। अभी एक बार फिर से मामला है। देखो जब 1996 का ये पूरा केस आया था ना, तो शिबू सोरेन भी वहां पे पार्टी थे। इनके ऊपर भी ऐसे आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने भी पैसे लिए हैं और जो कांग्रेस है उसके फेवर में वोट किया या नहीं किया। अब एक बार जब ये दोबारा मामला आया है तो ये सीता सोरेन के मामले में आया है। मैं आपको बता दूं कि सीता सोरेन जो है ना, वो शिबू सोरेन की बहू है। मतलब कि इतने लंबे समय के बाद ये पूरा मामला फिर से उसी फैमिली में आ गया है। इनके ऊपर आरोप ये लगा कि राज्यसभा के इलेक्शन में इन्होंने पैसे लेकर वोट किए, राज्यसभा के इलेक्शन में, और कहा यह जाता है कि इन्होंने पैसे तो लिए लेकिन जिस कैंडिडेट के लिए पैसे लिए उसको वोट नहीं किया। अब जब इनके मामले में केस गया तो इन्होंने हवाला वही दिया अजीत सिंह का कि अजीत सिंह ने भी पैसे लेकर वोट नहीं किया था, तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं बना था। और 1998 का ये जजमेंट हमें बताता है, तो हमारे खिलाफ भी वही सिस्टम चलना चाहिए। हमने भले ही ब्राइब लिया हो लेकिन हमने कोई वोट तो किया नहीं उसके अकॉर्डिंग, तो ब्राइब लेने के लिए हमें पनिश नहीं किया जा सकता। स्पेसिफिकली हमें लेजिस्लेटिव इम्यूनिटी मिलती है और उस इम्यूनिटी के तहत पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। यही पूरा मामला है, अगर आप समझ पाए हो तो जो बेंच है जिसको लीड कर रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि जो JMM ब्राइबरी केस है, PV नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट केस जो आया था 1996 में, हम उसको रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या वापस से हमें उसी जजमेंट को देने की जरूरत है या चेंज पॉसिबल है। तो आर्टिकल 105, आर्टिकल 194 दोनों के क्लॉज 2 जो लेजिस्लेटर्स हैं उन्हें थोड़ी सी इम्यूनिटी देते हैं। जो 5 जजेस की बेंच थी
जेएमएम ब्राइबरी केस में उन्होंने तो ये बोला था कि जो ब्राइब टेकर्स हैं वो इम्यून है प्रोसिक्यूशन को, क्योंकि वो हाउस के विदिन क्या बोलते हैं ये उनका अपना अधिकार है। 1993 में 4 जेएमएम के एमएलए और 8 बाकी के एमपीज के खिलाफ ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस वोट में सही तरीका फॉलो नहीं किया और पैसे लिए। अब यहां पे देखिए आर्टिकल जो 105 है वो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको पार्लियामेंट के विदिन वो जो भी कहते हैं या कमेटी के सामने जो भी कहते हैं, रिपोर्ट देते हैं, पेपर पब्लिश करते हैं, वोट करते हैं, प्रोसीडिंग सामने लेकर जाते हैं, उसके लिए दे कैन नॉट बी पनिश्ड। सिमिलरली आर्टिकल 194 का क्लॉज 2 सेम इम्यूनिटी जो स्टेट के लेजिस्लेटर्स हैं उन्हें ग्रांट करता है। तो ये पूरा मामला डिप्लोमैट्स के इस अधिकार को लेकर है। हमारा अगला आर्टिकल नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया है जो कि इंडिया में टर्मरिक के प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा। जो बोर्ड है ये अलग अलग जो राज्य हैं उनके फार्मर्स को असिस्ट करेगा, वैल्यू एडिशन में सप्लाई चेन को बेटर करेगा। बोर्ड से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इसकी मदद से प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट जो हल्दी का है वो बढ़ेगा। ये फार्मर्स को इंकरेज करेगा कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं जिससे कि उन्हें भी फायदा हो और देश को भी फायदा हो। टर्मरिक इंडिया में मसालों के तौर पे, कलर के तौर पे, दवा के तौर पे और कॉस्मेटिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कई सारी सेरेमनीज में। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मेघालय, महाराष्ट्र, असम, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे बहुत सारी हल्दी उगाई जाती है। इंडिया न केवल दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, बल्कि एक्सपोर्टर भी है टर्मरिक का। 3.2 लाख हेक्टेयर पे इंडिया में ये उगाया जाता है और 11.6 लाख टन इसका प्रोडक्शन हर साल होता है। जो पूरी दुनिया में टर्मरिक प्रोड्यूस किया जाता है उसका 75% इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। 30 वैरायटीज हैं जो 20 राज्यों में उगाई जाती हैं, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु टॉप पर हैं। जो पूरा मार्केट शेयर है टर्मरिक का पूरी दुनिया में, उसका 62% इंडिया कैटर करता है। और इंडिया मेनली इंपोर्ट करता है, मतलब जो इंपोर्ट करते हैं कंट्रीज इंडिया से टर्मरिक वो है बांग्लादेश, यूएई और यूएसए, मलेशिया। बोर्ड की मदद से हो सकता है आने वाले समय में टर्मरिक का ये पूरा मार्केट 2030 तक $1 बिलियन तक पहुंच जाए। अच्छी खबर है, ऐसे एफर्ट किए जाने चाहिए। पीएम स्वनिधि स्कीम, जब कोविड-19 का समय चल रहा था तो आपने देखा होगा सरकार ने एक प्लान बनाया था कि स्ट्रीट वेंडर्स जिनकी दुकानें बंद हो गई उनको 10,000 रुपए तक का हम लोन देंगे बिना किसी 10,000 रुपए का, आई रिपीट 10,000 रुपए का हम लोन देंगे बिना किसी कोलैटरल के। उसे ही नाम दिया गया था पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि, ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके। सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसे इंप्लीमेंट कर रहा था। अभी इसमें 50 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स इसका फायदा उठा चुके हैं। ये अच्छी बात है। कई तरीके के और भी फायदे इस स्कीम में दिए गए थे, जैसे कि 7% की एनुअल इंटरेस्ट सब्सिडी लोन के ऊपर, अगर वो सही तरीके से रीपे कर दें तो 1,200 रुपए का कैशबैक, और अगर उन्होंने अपना लोन अच्छे से चुकाया तो बाद में उन्हें और लोन मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो ये जो स्ट्रीट वेंडर्स थे जो इस वेंडिंग में इंगेज थे, मार्च 24, 2020 तक जब लॉकडाउन लगाया गया वो सभी इसके लिए एलिजिबल थे। तो ये एक अच्छी खबर थी, अच्छी न्यूज थी। अब यहां पर देखिए एक आर्टिकल ये आया है कि शुक्र ग्रह के बारे में आप लोग जानते हैं, यह आसमान में सबसे चमकदार ग्रह है। उसका पूरा एटमॉस्फेयर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है। हमें अक्सर वहां पे थंडरस्टॉर्म यानी कि लाइटनिंग चमकती हुई दिखती थी। अब इस बात को लेकर बड़ा विवाद था कि ये लाइटनिंग है या कुछ और है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब जो कि एक्चुअली में सन स्टडी करने के लिए गया था, उसको तो शुक्र ग्रह को स्टडी भी नहीं करना था, लेकिन फरवरी 2021 को वो शुक्र ग्रह से 2500 किलोमीटर की दूरी पर गुजरा, यानी कि वीनस से। वहां पर उसने कुछ विस्लर वेव्स देखी। ये विस्लर वेव्स अक्सर अर्थ पर तब निकलती हैं जब बिजली कड़कती है, लेकिन वहां समझ में आया कि ये विस्लर वेव्स बिजली के कड़कने की वजह से नहीं है, बल्कि इसका कुछ और कारण है। कुछ और कारण क्या हो सकता है? ये प्लैनेट के वीक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, या फिर हो सकता है कि कई सारे उल्का पिंड जो जाकर उसके एटमॉस्फेयर से टकराते हैं उनकी वजह से ये लाइटनिंग जनरेट होती है, ना कि किसी थंडरस्टॉर्म की वजह से। तो ये जो एक नई स्टडी निकल के आ रही है काफी यूनिक और अलग है। वीनस के बारे में हमने देखा था कि रोमन गॉडेस के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसे ये जो सेकंड प्लैनेट है सन से, और साइज के अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग छठा है। सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है मून के बाद जो आपको नाइट स्काई में दिखेगा। वीनस और यूरेनस ये क्लॉकवाइज अपने एक्सिस पे घूमते हैं, जबकि अर्थ भी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ना। ये हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, बिकॉज इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का एक पूरा क्लाइमेट पाया जाता है, एटमॉस्फेयर पाया जाता है। 243 अर्थ डेज में ये एक चक्कर अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है, और 224 दिनों में ये सन का चक्कर लगाता है। अर्थ का ट्विन बोला जाता है मास, साइज और डेंसिटी की वजह से। यूएस यूरोपियन स्पेस एजेंसीज का वीनस मिशन 2031 तक जाएगा। चाइना 2026-27 में प्लान कर रहा है। पार्कर सोलर प्रोब जो है ये 2018 में नासा ने लॉन्च किया था सन को स्टडी करने के लिए। ये सन से उतना नजदीक जाएगा जितना आज तक कोई भी और प्रोब नहीं गया है,
और ये सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए गया था। बाय डिफॉल्ट इसने वीनस के बारे में भी थोड़ा बहुत स्टडी किया। तो ये तो पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नाउ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वानाक्राई, पेत्या और इटर्नल ब्लू न्यूज में देखे जाते हैं, है क्या? 2018 का क्वेश्चन है, जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए। दूसरा 2011 का क्वेश्चन है, एस्ट्रॉइड्स छोटे रॉकी प्लैनेटॉइड्स होते हैं जबकि कॉमेट्स फ्रोजन गैसेस से बनते हैं जो रॉकी और मेटलिक मटेरियल से बनते हैं। एस्ट्रॉइड्स हमें ऑर्बिट जो जुपिटर और मार्स का है उसके बीच में मिलेंगे, जबकि कॉमेट्स वीनस और मरकरी के बीच में। कॉमेट्स के पास एक ग्लोइंग टेल होती है जबकि एस्ट्रॉइड्स के पास नहीं होती। बताइए इनमें से कौन सा गिवन स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा नहीं। तो ये तो पूरे आर्टिकल्स हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं कि ये आर्टिकल्स आपको नॉलेजेबल और मजेदार लगे होंगे और आप लास्ट के इन एमसीक्यूज का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।